हेलो एंड वेलकम टू डेली अफेयर्स। तो कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक ऐसे कंट्री के बारे में, एक ऐसे गरीब देश के बारे में जिसके पास खनिज रिसोर्सेज मिनरल्स बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत ही गरीब देश है। तो इस देश का नाम है द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो कॉन्गो एक ऐसा देश है जो कि बहुत ही गरीब देश है, इसकी इकोनॉमिक हालत बहुत ख़राब है। तो आज हम लोग इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे। तो कौन कौन सा टॉपिक आज कवर करेंगे हम लोग करेंगे लोकेशन कहाँ है, कौन कौन से नेबरिंग कंट्रीज़ है, कौन से रिवर है, माउंटेन्स हैं, इसकी हिस्ट्री जो कि बहुत बुरी हिस्ट्री रही है। आज हम लोग पूरे डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। कॉन्गो क्राइसिस क्या थी, सिविल वार क्यों हुआ, जेनोसाइड कहाँ हुई है, कौन किया जेनोसाइड, कौन से रिलीजन कल्चर यहाँ पे हैं, कैसी एथनिक ग्रुप्स है, कितने सारे एथनिक ग्रुप्स हैं, और इकोनॉमिक हालत इसकी कैसी है, और रिसोर्सेज होने के बावजूद भी यहाँ बहुत ही गरीबी है। तो इस रिसोर्सेज के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, और रिलेशन कैसे हैं इंडिया के साथ ये भी हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग के लिए क्वेश्चन लाया हूँ। आप लोग को बताना है कि इनमें से कौन सा लेक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में लोकेटेड है। ये है आपके ऑप्शन। तो आपको इसका आंसर मैं वीडियो के एंड में दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और फिर इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर किए। तो अगर हम लोग डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की बात करें तो ये एक अफ्रीकी देश है। यहाँ आप देख पा रहे हैं एकदम अफ्रीका के बीच में ये लोकेटेड है, और इसकी छोटी सी एक कोस्ट लाइन है, और ये अपनी बॉर्डर बहुत सारे देशों से शेयर करता है। जैसे कि यहाँ नॉर्थ में सूडान, उगांडा, रुवांडा, बुरुंडी, फिर जाम्बिया, अंगोला और कॉन्गो। इस कॉन्गो का नाम है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और मैं अभी जिसके बारे में बता रहा हूँ वो है डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो हम लोग अगर डीआरसी की बात करें तो डीआरसी की कैपिटल है किनशासा। किनशासा इसकी कैपिटल, ये देखिए कितनी अच्छी सिटी है। ये कैपिटल ही इसकी बहुत अच्छी है, बाकी जो इसके सामने रीजन है वो बहुत ही बुरी स्थिति में है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे है किनशासा। ये अटलांटिक ओशन के पास की थोड़ी कोस्ट लाइन है। यहाँ इसी के सामने क्या है, किनशासा। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट है और यहाँ पे उसके बहुत सारे सप्लाई जाते हैं यहाँ से दूसरे देशों में, तो इसीलिए ये इसे कैपिटल सिटी बनाया गया है। तो अगर हम इसकी करेंसी की बात करें तो इसकी करेंसी बहुत ही बुरी स्थिति में है। एक अगर आपके पास इंडियन रुपी है तो आपके पास 26.98 मतलब लगभग 27 कॉन्गोलिस फ्रैंक है आपके पास। और आपके पास अगर एक यूनाइटेड स्टेट डॉलर है, यूएस डॉलर है आपके पास, तो आपके पास लगभग 2000 कॉन्गोलिस फ्रैंक है। तो करेंसी क्या है, डीआरसी की कॉन्गोलिस फ्रैंक। और इसके प्रेसिडेंट है फेलिक्स सेसिकेडी। तो डीआरसी के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है, फेलिक्स सेसिकेडी। तो इनकी इस देश की पॉपुलेशन है लगभग 10 करोड़, 9 करोड़, 9.2 करोड़। और इसकी जो डेंसिटी है तो आपको यहाँ 40 लोग मिल जाएंगे पर स्क्वायर किलोमीटर में। और इसकी जो टोटल एरिया है वो है 22 लाख के आसपास। और ये 16th पॉपुलेशन कंट्री है वर्ल्ड की, और 4th पॉपुलस कंट्री है अफ्रीका की। और इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है फ्रेंच। तो अगर हम इस देश की बात करें तो इस देश से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर गुजरती है। उस रिवर का नाम है कॉन्गो रिवर। आपने इस रिवर का नाम सुना होगा। इस रिवर को हम लोग और एक नाम से जानते हैं जिसका नाम है जायरी रिवर। तो इस रिवर को हम लोग जायरी रिवर भी बोलते हैं। इसकी लेंथ देखिए कितनी लंबी नदी है। ये कम से कम 5000 किलोमीटर लंबी नदी है, और ये गंगा के कितने लगभग डबल लॉन्गेस्ट रिवर है। और ये दुनिया की सेकेंड लॉन्गेस्ट, अफ्रीका की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है नाइल के बाद। तो नाइल कहाँ बहती है, वो सूडान में बहती है, इजिप्ट में बहती है। और ये कहाँ बहती है, ये डीआरसी में बहती है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर एग्ज़ाम में लगभग ही पूछा जाता है कि कौन सी नदी जो इक्वेटर को 2 बार काटती है, तो इसका आंसर होगा कॉन्गो रिवर या फिर जायरी रिवर। तो ये आप याद रख लीजिएगा कि कॉन्गो रिवर या फिर जायरी रिवर इक्वेटर को 2 बार काटती है। तो यहाँ देखिए इसका मैप, यहाँ से इक्वेटर जाती है तो ये इसको 2 बार काटती है। एक बार यहाँ से वो फ्लो करती है, यहाँ से जब वो घुसती है तब, और यहाँ से जब स्टार्ट होती है तो एक बार काटी यहाँ पे, फिर यहाँ पे जाके इसको यहाँ पे एक बार, और एक बार इक्वेटर को ये काटती है, और लास्ट में ये जाके अटलांटिक ओशन में मिल जाती है।
तो आप देख पा रहे हैं यह है डीआरसी का मैप और कॉन्गो रिवर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो अगर हम इसकी माउंटेन्स की बात करें तो यहाँ पे एक वॉल्केनिक माउंटेन है जो आजकल बहुत ही न्यूज़ में रहा है, उसका नाम है माउंट नियागोंगो। नियागोंगो आपने सुना होगा क्योंकि हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ था, तो इसमें बहुत सारे लोगों को वहाँ से डिस्प्लेस होना पड़ा था। तो ये एक वॉल्केनिक माउंटेन है जो कि डीआरसी में है और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट स्टैनले। तो माउंट स्टैनले इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और कौन सा एक्टिव वॉल्केनो यहाँ पे है? माउंट नियागोंगो, माउंट नियागोंगो। तो अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें, लेकिन हिस्ट्री जानने से पहले आप लोग को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी होगी, वो है डीआरसी का मैप। आप यहाँ देख पा रहे हैं डीआरसी का मैप। देखिए इसकी बॉर्डर जो लगती है वो किसके साथ लगती है? ये बुरुंडी, रवांडा, उगांडा, ये तीनों आप लोगों को याद रखना है क्योंकि ये तीनों स्टेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपको हिस्ट्री को बहुत ही अच्छे से जानना है। तो चलिए हम लोग इसके हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो 1300 एडी, मतलब 1300 साल में यहाँ पे कौन सा किंगडम राज करता था? वो था कॉन्गो किंगडम। और ये एक हाईली डेवलप्ड और हाईली स्ट्रक्चर किंगडम थी और ये लोकेट कहाँ करती थी? साउथ वेस्ट कॉन्गो में और नॉर्थ अंगोला में इसका पूरा किंगडम था। यहाँ आप देख पा रहे हैं किंगडम ऑफ कॉन्गो, ये देखिए ये साउथ अंगोला में, और ये फिर पूरे डीआरसी को कवर करता था और इसने लगभग 500 साल तक इस डीआरसी में राज किया था। और उसके बाद आते हैं पोर्तुगीज़। पोर्तुगीज़ जब यहाँ आते हैं तो यहाँ पोर्तुगीज़ क्यों आते हैं? तो पोर्तुगीज़ यहाँ आते हैं लेबर के खोज में। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में लेबर चाहिए था। कहाँ? ब्राज़ील के लिए। तो अब बताएंगे ब्राज़ील के लिए इन्हें क्यों लेबर चाहिए था। तो ब्राज़ील में जो टी प्रोडक्शन होता है वो बहुत हाई अमाउंट में टी प्रोडक्शन होता है, तो यहाँ लेबर की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए क्या होता है कि जो पोर्तुगीज़ है ना, उन्हें लेबर चाहिए तो ये लोग यहीं से लेबर ले जाते थे और लगभग 5 मिलियन लेबर या फिर आप कह सकते हैं तो स्लेब्स, इनको इन्होंने वहाँ से हायर किया था और ले गए थे कहाँ? ब्राज़ील टी प्लांटेशन के लिए। तो जब यूरोपियंस इतने हाई अमाउंट में वहाँ से स्लेब्स को ले जाते थे तो क्या होता था कि वहाँ के जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही कम हो जाती थी। इसीलिए 1526 में कॉन्गो के जो किंग थे उनका क्या नाम था? अफान्जो। उन्होंने कहा, इन्होंने एक चिट्ठी भेजी किसको? पोर्तुगीज़ किंग को, जावा द थर्ड, कि कहा कि आप जो ये स्लेव ट्रेड कर रहे हैं उसके कारण हमारे कंट्री में जो यंग पॉपुलेशन है उसकी बहुत कमी हो जा रही है, तो उसके कारण हमारे जो वर्किंग जो क्लास है हम वहाँ काम नहीं कर पा रहे, हमारा देश नहीं चल पा रहा है। तो इस पे जो पोर्तुगीज़ ने कहा, उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमें लेबर की ज़रूरत है, तो हम यहाँ से हर साल लार्ज अमाउंट में लेबर ले जाएंगे, आप लोग को जो करना है आप लोग कर लीजिए। फिर उसके बाद आता है क्यूबा फेडरेशन। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये सदर्न जो डीआरसी है, यहीं पे ये क्यूबा फेडरेशन लोकेटेड था। तो 1568 में क्यूबा फेडरेशन का राइज होता है और क्यूबा फेडरेशन की एक बहुत ही खास, एक बहुत ही यूनिक चीज़ थी, वो थी कि यहाँ पे मेन और वुमेन दोनों ही इनके ऑफिस में काम करते थे। यहाँ कोई जेंडर इक्वलिटी इनइक्वलिटी कुछ नहीं था, सबको एक समान ही ट्रीट किया जाता था। उसके बाद अगर हम इनकी किंगडम की बात करें तो इनका किंगडम बाकी सब चीज़ों में ठीक था, लेकिन इनकी किंगडम की एक ख़राब बात थी कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा क्रूर थे। अगर कोई भी कुछ गलती करता था तब इन्हें बहुत ही कड़ी सज़ा होती थी, लेकिन फिर भी ये किंगडम बाकी किंगडम से बहुत ही अच्छी थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि ये कॉन्गो जो किंगडम था, कॉन्गो फिर क्यूबा फेडरेशन धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होने लगा। फिर 1800 में क्या हुआ, ये किंगडम पूरी तरह से टूट गया। और क्योंकि इंटरनल राइवलरी, स्लेवरी की बहुत ही काम करवाया जाता था ये लोग से, इसीलिए ये लोग बहुत ही ज़्यादा टूट गए। पूरा कंट्री में पूरा झड़प होते रहता था इधर उधर, इसीलिए वो लोग ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाए। तो इसके बीच बहुत सारे देशों ने इन्हें कब्जा करना चाहा, जैसे कि यूएस, ब्रिटिश, बहुत नीदरलैंड, मतलब जो डच थे वो लोग इसे कब्जा करना चाहे, लेकिन
पूरी तरह से अच्छी तरह से कब्जा नहीं कर पाए। लेकिन 1870 में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बेल्जियन किंग जिनका नाम था लियोपोल्ड द सेकेंड, वो आए कॉन्गो में। उन्होंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया यहाँ पे, और इस प्रोजेक्ट में इन्होंने पूरा सेंट्रल अफ्रीका को इंक्लूड कर लिया। तो 1885 में लियोपोल्ड ने अनाउंस किया कॉन्गो को एज अ फ्री स्टेट, और वो अपने इसे पूरे डायरेक्ट रूल में ले आए। लेकिन ये बस नाम का फ्री स्टेट था, पूरी कंट्रोल जो थी वो इस किंग जिनका नाम है किंग लियोपोल्ड, इनके हाथों में ही था। ये जो चाहते थे वहाँ करते थे, किसी का इन पे कोई राज नहीं था। लेकिन जो क्यूबा फेडरेशन था, जो अभी भी थोड़ी थोड़ी जिंदा थी, ये लोग इसके विरुद्ध फॉरेन पावर आना नहीं देना चाहते थे। वो लोग जानते थे अगर फॉरेन पावर आएगा तो ये हमें लूट के ही जाएंगे, हमें बर्बाद करके जाएंगे, और हमें कुछ नहीं मिलेगा इन लोगों से। ये लोग बस यहाँ से आदमी ले जाएंगे स्लेव के तौर पे, और वहाँ बहुत उन्हें कष्ट से रखा जाएगा। तो उसके बाद एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट जिसका नाम है एडवर्ड डीन मॉरेल, वो आते हैं यहाँ पे कॉन्गो में। वो एक रिपोर्ट बनाते हैं और उनमें बताते हैं कि कैसे यहाँ पे ब्रूटली स्लेव सबको रखा जाता है। अगर कोई किसी का बात नहीं सुनता है तो ये जो किंग है वो ऑर्डर देता है कि इनके हाथ काट देना चाहिए। अगर कोई इनकी बात नहीं मानता है तो इन्हें पेड़ में टांग के बहुत ही बुरी तरीके से इन्हें मारा जाता है। इतने इनके चमड़ों को उखाड़ दिया जाता है, फिर इन्हें बहुत ही बुरी तरीके से इनके साथ सलूक किया जाता है। तो ये बहुत ही ख़राब स्थिति में इन लोग को रखते थे, बस इन्हें काम करवाने के लिए इन्हें बस रखते थे। तो ये ब्रिटिश जर्नलिस्ट इतना कुछ बुरा होते हुए वो नहीं देख सक रहे थे। उन्होंने बहुत ही बुरा लगा कि अफ्रीकन जो लोग हैं उनके साथ इतना बुरा सलूक हो रहा है। तो उन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम था कॉन्गो रिफॉर्म एसोसिएशन 1904 में, और इस एसोसिएशन ने बहुत ही अच्छा काम किया। इन्होंने अफ्रीका को जो स्लेव था उन्होंने बहुत ही लोगों को प्रोटेक्ट किया, उन्हें ब्रूटली जो मारा जाता था उनसे बचाया। तो बहुत ही इस एसोसिएशन ने काम किया। तो 1908 में जाकर इस एसोसिएशन जिसका नाम था कॉन्गो रिफॉर्म एसोसिएशन, इनके प्रेशर में ही आके ये जो किंग लियोपोल्ड थे, जो कि एक जो बेल्जियन थे, वो इन्होंने पूरे देश को किसे बेच दिया? बेल्जियम को बेच दिया, पूरे देश को। ये आप देख पा रहे इस मैप में, ये जो पूरा एरिया है जहाँ इनका प्रोजेक्ट चल रहा था, जो ये रिसोर्सेज निकाल रहे थे, ये पूरे को बेच दिया किसको? बेल्जियम को। फिर इस कॉन्गो रिफॉर्म एसोसिएशन ने यहाँ पे बहुत सारे रिसर्च किया, पता है ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज़ किए। तो इन्हें पता चला कि लगभग 10 मिलियन लोगों को यहाँ बहुत ही बुरी तरीके से रखा जाता था। इन्हें स्लेव के खाना नहीं दिया जाता था, इन लोग को इन्हें रहने के लिए जगह नहीं था। गंदी जगहों में एक घर में लगभग 20-30 जन रहते थे छोटे से रूम में। तो बहुत ही ख़राब स्थिति में इन्हें रखा जाता था। तो जब बेल्जियम को इस पूरे कंटिनेंट को कंट्रोल करने का अथॉरिटी मिल गया तो उन्होंने भी क्या किया? सब कोई तो बिजनेस पे ध्यान देता है, सब कोई मिनरल खोजता है। आप लोगों को पता होगा कोई भी फ्री में कहीं रहना नहीं चाहता है, इसीलिए इन्होंने भी बहुत सारे खुदाई किए। तो उन्होंने खोजा डायमंड माइंस। इन्होंने खोजा कहाँ पे? कसाई एक जगह है, देखिए आपको यहाँ दिख पा रहा होगा, ये ब्लू, डार्क ब्लू और ब्लू में ये था कसाई रीजन, और ये है आपका कटंगा रीजन। यहाँ पे आप बहुत लार्ज अमाउंट में कॉपर को खोदा गया था, कॉपर, और यहाँ कसाई में क्या? डायमंड। तो बहुत ही लार्ज स्केल में यहाँ माइनिंग की जाती थी इसकी। तो यहाँ एक्सपोर्ट भी बहुत ही हाईली एक्सपोर्ट किया जाता था, क्योंकि डायमंड तो आपको पता होगा बहुत ही कॉस्टली है। तो यूरोपियन देशों में इन्हें बहुत ही ज़्यादा दाम में बेचा जाता था। लेकिन इन्होंने भी फोर्स लेबर, जो लेबर करते थे, उस सिस्टम को नहीं रोका। लेकिन जो पोर्तुगीज़ के जो रूलर थे जिसका नाम था किंग लियोपोल्ड, वो तो लोगों के बात नहीं सुनने पे हाथ काट देते थे। लेकिन ये बेल्जियम थोड़े कम क्रूर थे, इन्होंने मारते तो थे लोगों को लेकिन उतनी बुरी तरीके से उन्हें सलूक नहीं करते थे वो लोग के साथ। तो इन्होंने इस माइनिंग के लिए एक रिफॉर्म लाया वहाँ पे। उन्होंने कहा कि हर कॉन्गो के लोगों को कम से कम 60 दिनों का मजदूरी करना ज़रूरी है हर साल। तो इस जो रिफॉर्म लाया, इस रिफॉर्म में
हर कॉन्गोइज व्यक्ति को 60 दिन मजदूरी करनी ही पड़ेगी बेल्जियन सरकार के लिए। तो हर कॉन्गो व्यक्ति, चाहे वो वोमेन हो, मैन हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, सबको कम से कम 60 दिन काम करना ही पड़ेगा। तो इस 60 दिन का स्ट्राइक की वजह से वहाँ के लोगों ने, वहाँ के जो लेबर थे जो काम करते थे, उन्होंने एक लेबर स्ट्राइक किया 1941 में। और ये स्ट्राइक बहुत ही बड़ा स्ट्राइक था। लेकिन इस स्ट्राइक को जो बेल्जियन थे बहुत ही बुरी तरीके से रिप्रेस्ड किया। उन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा, कम से कम 5 से 6 लाख लोगों को इन्होंने ब्रूटली, बहुत ही ख़राब तरीके से मारा। ये लोग ले जाते थे और जाके दफना देते थे, जिंदा दफना देते थे उन लोग को ज़मीन में। तो इन्होंने बहुत ही बुरी तरीके से इन लेबर को ट्रीट किया और इस लेबर स्ट्राइक को दबाया। लेकिन फिर कुछ 1 साल बाद 1942 में इन्होंने फिर एक रिफॉर्म लाया। इन्होंने इस रिफॉर्म में ये कंपलसरी बना दिया कि हर कॉन्गो के लोग को 120 दिन कम से कम काम करना पड़ेगा। और ये रिफॉर्म इन्होंने इसलिए लाया क्योंकि इन्होंने जो लेबर स्ट्राइक किया था, इसके वजह से यहाँ के सरकार को बहुत लॉस हुआ था। इसके वजह से लॉस को कंपेंसेट करने के लिए उन्होंने ये नया रिफॉर्म लाया और कम से कम 120 दिन हर एक व्यक्ति को, कॉन्गो के लोगों को काम करना पड़ेगा बेल्जियम की तरफ से, बेल्जियम के लिए। लेकिन बेल्जियम के सरकार ने एक अच्छा काम किया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक मिनिमम वेज का प्रावधान लाया। तो मिनिमम वेज के प्रावधान में कम से कम उन्हें जो मिनिमम जो वेज मिलती है वो उन्हें ज़रूर मिलेगी इस 120 दिन के ट्रायल में। तो ये एक अच्छा काम किया किसने, बेल्जियम की सरकार ने। बाकी सब जो था वो बहुत ही ब्रूटली उन्होंने लेबर्स के साथ ट्रीट किया था। यहाँ आप देख पा रहे, ये फ़ोटो देखिए, ये था बहुत ही जो क्रूरता के साथ इन्होंने, इन देखिए मर गया यहाँ व्यक्ति, इन्होंने मार दिया, गोली मार दिया गया है। फिर यहाँ देख रहे हैं बेल्जियन आर्मी कितनी बुरी तरीके से इन्होंने ट्रीट किया इन लोग के साथ। फिर 1959 में कॉन्गो के लोगों ने एक राइट शुरू किया इंडिपेंडेंस के लिए 1959 में। और फिर ये मूवमेंट बहुत ही आगे बढ़ी, बहुत ही लोग यहाँ पे एकदम मास में आए और प्रोटेस्ट करने लगे बेल्जियम सरकार के अगेंस्ट में। तो अंत में जाके जून 1960 में इन्हें इंडिपेंडेंस मिली। लेकिन ये जो इंडिपेंडेंस इन्हें मिली ये बहुत ही बुरी स्थिति में मिली। जो बेल्जियन थे वो उन्होंने डीआरसी को पूरी तरीके से लूट के चले गए। इनके जो सोना था, ट्रेजरी में जो सब कुछ थे, पूरी तरीके से लूट के चले गए। और जो बेल्जियन का जो नया गवर्नमेंट था वो पूरी तरीके से डेप्थ में आ गया था। पूरी तरीके से कर्जा उन लोग को चुकाना था अगर इन्हें देश को फिर नए अच्छी तरीके से आगे बढ़ाना होगा। तो इंडिपेंडेंस के बाद इनके जो पहले प्राइम मिनिस्टर बने उनका नाम था पैट्रिक लुमुम्बा। पैट्रिक लुमुम्बा जो इनके पहले प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने अपना स्थान घोषित किया। तो ये देख पा रहे हैं यहाँ आप, ये है प्रेसिडेंट लुमुम्बा जो कि पहले प्रेसिडेंट बने। वो कब बने थे, 30 जून, यहाँ देखिए लिखा हुआ है 30 जून 1960 को इन्हें इंडिपेंडेंस मिली। और ये इंडिपेंडेंस इन्हें बहुत ही मुश्किल से मिली थी। लेकिन ये इंडिपेंडेंस और ये जो प्राइम मिनिस्टर थे इन्होंने ज़्यादा देर तक ये कुर्सी नहीं संभाल पाई। कम से कम 3 महीने बाद, बस 3 ही महीने बाद लुमुम्बा को उनके पावर से हटा दिया गया कि इनके द्वारा उनके एक मिलिट्री जिसका नाम था जोसेफ डिज़ायर मोबुतु। तो ये जो कर्नल मोबुतु थे, इन्हें सपोर्ट था 2 बहुत ही बड़े पावर का जिनका नाम है यूएस और बेल्जियम। यूएस और बेल्जियम ने इन्होंने बहुत ही हेवी सपोर्ट किया उस टाइम में। और इन्होंने इस जो प्रेसिडेंट है इन्होंने इसे हटा दिया। और ये बताया जाता था कि अगर ये प्रेसिडेंट वहाँ रहते, इन्होंने अपना अगर कार्यकाल पूरा करते 10-20 साल अगर वहाँ रहते तो यहाँ जो जेनोसाइड, वॉर, ये सब वहाँ कुछ नहीं होता। तो आप समझ पा रहे हैं वहाँ बड़े देश जैसे कि यूएस, फिर बेल्जियम, लोग क्या चाहते थे, क्योंकि वहाँ हमेशा टेंशन बना रहे। अगर वहाँ टेंशन बना रहेगा तो ये लोग अपना जो खनिज है वहाँ से एक्सपोर्ट है बहुत ही लार्ज अमाउंट में अमेरिका को दे पाएंगे। तो ये जो कर्नल जोसेफ डिज़ायर था, इन्होंने फिर अपने अंडर में सारे माइंस को, जो कोबाल्ट के माइंस थे, कॉपर के माइंस थे, सारे माइंस को अपने अंडर में ले लिया। और ये फ्री में ही
यूएस को फिर बेल्जियम को दे देते थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने इसे प्रेसिडेंट बनाया था कहाँ का? डीआरसी का। इसीलिए ये लोग अपनी कंट्री के बारे में नहीं सोच के यूएस को फ्री में बहुत कुछ दे देते थे। तो फिर सितंबर 1960 में लुबाम्बा को मार दिया गया। उनके जो बॉडीगार्ड थे उन्होंने इसे फायरिंग एसिसिनेट कर दिया। और फिर जो नए प्रेसिडेंट वो बने मोबुतु। फिर जब मोबुतु प्रेसिडेंट बने उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया और अपना नाम रख लिया मोबुतु सीसी सिको। और इन्होंने कंट्री का नाम भी चेंज कर दिया और कंट्री का नाम रखा जायरे। इन्होंने जो अपना नया कंट्री का नाम रखा वो था जायरे। और इन्होंने जो कॉन्गो रिवर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया इसका नाम भी चेंज कर लिया और इनका जो इसका जो नाम था इन्होंने रखा जायरे रिवर। तो जायरे रिवर जायरे कंट्री का भी नाम था, वो जो रिवर बहता था उसका भी नाम जायरे था। तो इन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए, अच्छे चेंजेस तो ज़्यादा नहीं किए, ज़्यादातर कंट्री के जो हित में नहीं था ऐसे ही इन्होंने चेंजेस किए। और इन्होंने कम से कम डीआरसी में 32 साल राज किया। 32 साल इन्होंने डीआरसी में राज किया। तो अगर हम 1994 की बात करें तो यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट घटना हो रही थी। कहाँ पे? रवांडा में। वहाँ पे रवांडा जेनोसाइड चल रहा था। रवांडा जेनोसाइड मैं बहुत ही अच्छे से कवर करूँगा अपने एक वीडियो में, डिटेल में बताऊँगा। अगर मैं अभी बताने जाऊँगा तो वीडियो कम से कम एक डेढ़ घंटा हो जाएगा। इसीलिए मैं इस रवांडा जेनोसाइड को बहुत ही अच्छे से कवर करूँगा। तो इसमें आप जान लीजिए कि यहाँ रवांडा में दो ग्रुप थे, एक था हुतू और एक तुत्सी। तो जो हुतू थे उन लोग को बहुत ही लार्ज स्केल में मारा जाता था इन तुत्सी के द्वारा। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे इन्होंने बहुत ही बुरी तरीके से इन हुतू लोगों को ट्रीट किया। और ये जो लोग थे ये लोग भाग के कहाँ जाते थे? ये डीआरसी चले जाते थे। भाग के जब ये डीआरसी चले जाते थे तो ये लोग वहाँ कहाँ पे रहते थे? रिफ्यूजी कैंप में रहते थे। इस टाइम में और एक बुरी चीज़ हुई डीआरसी के साथ, वो हुआ कोलेरा आउटब्रेक। इस टाइम में अफ्रीका में कोलेरा बहुत ही लार्ज स्केल में फैल रहा था, तो इसने भी बहुत सारे लोगों की जान ले ली। तो इस टाइम में ये लोग बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में थे। एक तरफ था डिजीज़ जैसे कोलेरा और एक तरफ जो जेनोसाइड चल रहा था, हुतू को जो बहुत मारा जा रहा था। तो इस टाइम में 1997 में 1997 में एक बहुत ही खतरनाक घटना होती है। वहाँ के जो रुवांडा के जो प्रेसिडेंट है, वहाँ की जो आर्मी है एंटी मोबुतु रिबल ग्रुप और जो रुवांडन आर्मी है वो लोग एक एसोसिएशन बनाते हैं जिसका नाम था डेमोक्रेटिक लिबरेशन। तो वो लोग क्या करते हैं, जहाँ हुतू लोग जो रहते हैं ना, जो रिफ्यूजी कैंप में रहते थे, उन्होंने वहाँ पे अटैक कर दिया। और उस टाइम में जो ये मोबुतु थे वहाँ थोड़े ट्रीटमेंट के लिए गए थे क्योंकि इन्हें कुछ कैंसर रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम थी, इसीलिए वो बाहर ट्रीटमेंट के लिए गए थे। तो इस टाइम का फ़ायदा उठा लिया इन रवांडा आर्मी ने और इन्होंने बहुत ही लार्ज स्केल में हुतू सबको वहाँ जो थे जो भाग के गए थे डीआरसी में, उन लोगों को बहुत बुरी तरीके से वहाँ जाके अटैक कर दिया और इन्हें फॉरेस्ट में लास्ट में जाकर भागकर छिपना पड़ा। क्योंकि ये लोग बहुत ही, जहाँ अगर आप लोग हुतू को देख रहे थे वहीं पे ये लोग इन्हें मार दे रहे थे, इन्हें जिंदा ही शूट कर दिया जाता था रास्ता में। तो इसीलिए ये लोग भाग के फॉरेस्ट चले जाते थे। कई कई जगह में इन्हें तो गला भी काट दिया जाता था, पेड़ में टांग दिया गया और फिर एक आर्मी का जनरल आया, उन्होंने लाइन से टांग दिया सबको और उसके बाद उन्होंने तलवार चला दिया। पूरे बॉडी को इन्होंने एकदम आधा टुकड़ों में बांट के मार देते थे। सोचिए कितनी बुरी तरीके से इन्होंने एसिनेट किया था और हुतू के लिए कितनी बुरी टाइम थी। तो जब मोबुतु को ये पता चला, उनके जो प्रेसिडेंट थे डीआरसी के मोबुतु को, तो इन्होंने क्या किया कि वो भाग गए मोरक्को। इन्होंने डर था अगर ये देश में लौटेंगे तो फिर इन्होंने भी इनको भी बहुत ही बुरी तरीके से मारेगा ये रवांडन आर्मी। तो जब इन्होंने पता चला रवांडन आर्मी को कि वो भाग गए हैं मोरक्को, तो ये जो जनरल है जिनका नाम है लॉरेंट कबीला, इनको प्रेसिडेंट बना दिया गया कहाँ का? डीआरसी का। और इसी जो वॉर को बताते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट कॉन्गो वॉर है। ये बहुत ही फेमस वॉर है हिस्ट्री ऑफ अफ्रीका में। तो इसके बाद सितंबर 1997 में मोबुतु की मृत्यु हो जाती है प्रोस्टेट कैंसर की वजह से मोरक्को में। और इनके साथ एक घटना होती है मरने के बाद, वो है कि डीआरसी में जब वो
इनकी जो लाश लाया जाता है तो इनके लाश को एंटर नहीं करने दिया जाता है डीआरसी में। क्योंकि ये एक हुतू कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और वहाँ का जो आर्मी था वो हुतू को बहुत ही हेट करता था, तो इसीलिए इनकी डेड बॉडी को भी डीआरसी में घुसने नहीं दिया गया और इन्हें जो उनका डेड बॉडी था उन्हें फिर मोरक्को में दफना दिया गया। तो एक साल ये जो प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था लॉरेंट कबीला, ये पावर में रहे और एक साल बाद इन्होंने एक डिसीजन लिया। उन्होंने कहा कि जो रवांडन आर्मी है डीआरसी में, इन्हें उनके देश में नहीं रहना चाहिए क्योंकि ये देश तो डीआरसी का आर्मी यहाँ पे रहता है, तो रवांडन आर्मी यहाँ पे क्यों रहेगा। तो इन्होंने कहा कि आप लोग इस देश को छोड़ के चल जाइए। तो ये सुनने के बाद ये जो रवांडा आर्मी थी, ये लोग बहुत गुस्सा हो गए क्योंकि इन्होंने कहा मैंने ही इन्हें पावर में लाया और इन्होंने ही बोल रहे हैं कि जाइए आप यहाँ से, हमको आपकी ज़रूरत नहीं है। तो एक ही हफ्ता के अंदर इन्होंने डीआरसी पे हमला कर दिया और डीआरसी पे हमला किया किसके सपोर्ट में, उगांडा, और उगांडा के सपोर्ट में मिलकर रवांडा ने डीआरसी पे हमला कर दिया। लेकिन डीआरसी का भी सपोर्ट था जिम्बाब्वे, नाम्बिया और अंगोला का, तो इन्होंने इस अटैक को बहुत ही अच्छी तरीके से रिपेल किया और रवांडा और उगांडा आर्मी को बहुत ही अच्छी तरह से रिपेल किया, इन्होंने आने नहीं दिया अपने देश में। तो फिर ये लड़ाई बहुत दिन तक चली। तो फिर ये जो लड़ाई चल रही थी उसके बीच में ये जो दो एलाई है रुवांडा और उगांडा, इन्होंने के बीच में लड़ाई हो गया लगभग कब 2000 के आसपास। तो जब इन्हों के बीच में लड़ाई हुआ है एक सिटी की वजह से जिसका नाम था किसंगनी एक सिटी है, इसके वजह से वहाँ इन लोग दोनों के बीच में लड़ाई हो गया क्योंकि इस सिटी में बहुत ही लार्ज अमाउंट में खनिज पदार्थ थे जैसे कि डायमंड और कॉपर, यहाँ पे बहुत ही लार्ज स्केल में माइनिंग होती थी, इसीलिए इस सिटी के लिए दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। तो सेकेंड कॉन्गो वार जब अपने चरम पे था तो 2001 में जनवरी 2001 में लॉरेंट कबीला को एसिसिनेट कर दिया गया उनके बॉडीगार्ड के द्वारा। फिर उनके जो नए प्रेसिडेंट बने डीआरसी के, उनका नाम था जोसेफ कबीला, और ये किसके बेटे थे, जो मारा गया बॉडीगार्ड के द्वारा लॉरेंट कबीला, उनके बेटे थे ये जोसेफ कबीला। फिर जुलाई 2003 में इसे प्रेसिडेंट बना गया, इंटरिम प्रेसिडेंट, मतलब कि इन्हें कुछ टाइम के लिए इलेक्शन से पहले प्रेसिडेंट बनाया गया क्योंकि इनके जो पिता थे लॉरेंट कबीला, इन्हें मार दिया गया था। फिर दिसंबर 2005 में वहाँ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन पास किया जाता है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन किसका, डीआरसी कॉन्गो का। फिर यहाँ पे प्रेसिडेंट, फिर जुडिशरी, फिर पार्लियामेंट, सब कुछ अच्छी तरीके से बनाया जाता है। तो फिर उसके बाद यहाँ पर इलेक्शन होती है 2006 में, जून 2006 में यहाँ इलेक्शन होती है और 40 साल बाद इस कंट्री में इलेक्शन होता है क्योंकि इतने साल तक सिविल वॉर, फिर ब्रिटेन ये लोग कब्जा करके रखे थे इसे, इसीलिए यहाँ पे इलेक्शन नहीं हुआ था। तो फिर यहाँ जब इलेक्शन हुआ 2006 में और इसका जब रिजल्ट आया अगस्त 2006 में, तो इसमें कोई भी पार्टी ऐसी नहीं थी जिसे कि मेजोरिटी मिला। यहाँ पे जो जोसेफ कबीला थे उन्हें 45% वोट मिला, फिर और भी कुछ पार्टी थे उन्हें 20%, फिर 10% ऐसे कुछ वोट मिला, लेकिन कोई भी ऐसी पार्टी नहीं थी जिसको मेजोरिटी में वोट मिला। तो इसीलिए यहाँ कोई भी अपना नहीं बना पाया प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, कोई बन नहीं पाया। तो फिर क्या होता है, नवंबर में वहाँ पे फिर से इलेक्शन होती है और फिर यहाँ के जो नए प्रेसिडेंट हैं वो बन जाते हैं जोसेफ कबीला। इस बार आप ये जीतते हैं 58% वोट। यहाँ आप देख पा रही है जो ब्लू में है ये जोसेफ कबीला है, तो इन्होंने 58% वोट से अपने आप को प्रेसिडेंट बना लिया वहाँ का। और बाकी जो थे उनके जो अपोजिशन में वो एक पार्टी ने 30% जीता और कुछ छोटे छोटे पार्टी थे उन्होंने कुछ वोट जीते। तो लेकिन जब जोसेफ कबीला प्रेसिडेंट बने फिर भी यहाँ शांति नहीं थी इस देश में, यहाँ छोटे मोटे झुटपुट लड़ाई होते रहते थे। और 2016 में फिर और एक बार बहुत ही बड़ा एक रेबेल हुआ, कसाई कंप्लेंट।
तो कसाई कन्फ्लिक्ट में क्या हुआ, एक कसाई रीजन था, यहाँ आप देख पा रही है कसाई रीजन। यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, जो यहाँ पे जो जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, डीएम होते हैं, वैसे वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। इन्होंने रेबल स्टार्ट कर दिया गवर्नमेंट की ओर से। इन्होंने क्यों रेबल स्टार्ट किया, क्योंकि ये कसाई रीजन वो मिनरल रिच बहुत ज़्यादा है, तो इन्होंने इसीलिए गवर्नमेंट की ओर से रेबल स्टार्ट कर दिया गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो फिर ये जो कसाई कॉन्फ्लिक्ट है वो अभी तक चल रहा है और ये धीरे धीरे और बढ़ते जा रहा है। तो इसीलिए अभी तक जो डीआर कॉन्गो है वो शांत नहीं है, कुछ ना कुछ यहाँ चलते ही रहता है कुछ टाइम बाद। तो ये बहुत ही ख़राब स्थिति है डीआर कॉन्गो की, क्योंकि यहाँ कभी स्टेबल गवर्नमेंट रहा ही नहीं है, कभी इन्होंने अपने डेवलपमेंट के बारे में सोचा ही नहीं है। इसीलिए ये जो डीआर कॉन्गो है ये बहुत ही गरीब देश है। तो ये जो पूरा हिस्ट्री था ये बहुत ही बड़ा था, तो इसीलिए मैं आपको इस हिस्ट्री को थोड़े समरी टाइप में बता रहा हूँ। तो यहाँ देखिए, ये था उनके फर्स्ट इंडिपेंडेंस, प्राइम मिनिस्टर पैट्रिक लुमुम्बा। इन्हें फिर मार दिया गया, तो कौन आया यहाँ पे, मोबुतु आया। तो मोबुतु जब यहाँ आया तो फिर मोबुतु को भी हटा दिया गया, किसके द्वारा, लॉरेंट कबीला के द्वारा। तो फिर जो अभी जो करंट प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या था, और अभी जो इनके करंट जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, फेलिक्स सिसिदी। तो इनके बीच में क्या हुआ, ये 1997 में यहाँ यूएन भी आया था एक बार। तो ये यूएन बहुत सारे अपने पीस कीपिंग फोर्सेस लाया था, 20,000 के लगभग अपने पीस कीपिंग फोर्सेस भी लाया था। तो एक बार एक घटना हुई थी, तो इसमें एक बार जो ये रेबल फोर्सेस रवांडा की थी, इन्होंने अटैक कर दिया था यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस में। तो ये इसमें कम से कम 20 या 30 पीस कीपिंग फोर्सेस के लोगों की जो फोर्सेस थी उनकी मौत हुई थी। तो ये उस टाइम बहुत एक बुरी खबर थी यूएन के लिए, और जिस देश के वो सोल्जर थे इनके लिए बहुत एक बुरी खबर थी। और एक बार यहाँ के जो फ्रेंच एम्बेसडर हैं और इनके जो बहुत सारे डिप्लोमेट्स थे फ्रांस के, इनको भी मार दिया गया था। तो इस पे फ्रांस ने बहुत ही कड़ी निंदा की थी, किसकी, डीआरसी की। तो ये था पूरा कॉन्गो का हिस्ट्री, पूरा क्राइसिस लोग का। अब हम जानेंगे वहाँ पे कौन कौन से एथनिक ग्रुप है। तो यहाँ पे बहुत सारे एथनिक ग्रुप है, जैसे कि ल्यूबा, कॉन्गो, मोंगो, रुवांडा, बोआ, रुंडी, ये सब कॉन्गो के एथनिक ग्रुप है। उनकी पॉपुलेशन मिक्स पॉपुलेशन है, कोई मेजोरिटी में कोई जैसे कि 50% एथनिक ग्रुप है, वैसे कुछ नहीं है, सबको मिला हुआ है, बटा हुआ है यहाँ पे एथनिक ग्रुप। और यहाँ लगभग 200 एथनिक ग्रुप पाए जाते हैं डीआरसी में। तो अगर हम यहाँ के रिलीजन की बात करें तो यहाँ पे जो रिलीजन है वो है रोमन कैथोलिक है, आप देख पा रहे 33%, और यहाँ 22% क्रिश्चियन रिवाइवल है, प्रोटेस्टेंट लगभग 20%। तो ये है इनकी रिलीजन डेमोग्राफिक, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस पाई चार्ट में। तो रिलीजन में भी इन लोगों का ऐसे ही है, मिक्स रिलीजन है, कोई भी मेजोरिटी रिलीजन नहीं है। तो यहाँ पे लोग 2 मेजर फेस्टिवल मनाते हैं, एक है अमानी फेस्टिवल और एक है क्रिसमस। ये देखिए ये आदमी कितना खुश है, ये फेस्टिवल मना रहा है। और ये इन लोग का एक रीति है कि यहाँ पे वाइट कलर का ये बाल देख पा रहे हैं, ये लटका लेता है पीछे, फिर लोग डांस करता है ये अमानी फेस्टिवल। तो ये थी इनकी फेस्टिवल। अगर हम इनकी इकोनॉमी की बात करें तो इनकी इकोनॉमी बहुत बुरी है और ये दुनिया के गरीब देशों में गिना जाता है, जैसे कि मैंने आप लोग को पूरे वीडियो के स्टार्टिंग में बताया। तो यहाँ देखिए अगर इनकी जीडीपी की बात करें तो इसकी जीडीपी लगभग 50 बिलियन है, और इनकी जीडीपी रैंक देखिए 91 है पीपी टर्म में, और ग्रोथ रेट बहुत ही ख़राब है 3.9, और इनकी जो जीडीपी पर कैपिटा है वो 501, और जीडीपी पर कैपिटा रैंक है इनकी 183। और अगर हम इनकी सेक्टर वाइज बात करें तो एग्रीकल्चर यहाँ कंट्रीब्यूट करती है 42%, तो और यहाँ इंडस्ट्री 22%। तो यहाँ इंडस्ट्री भी ज़्यादा नहीं है, बस एग्रीकल्चर पे लोग डिपेंड है, वहाँ पे लैंड भी अच्छा नहीं है। तो आप समझ लीजिए वहाँ की इकोनॉमी इतनी बुरी इसलिए है क्योंकि जिस चीज़ में लोग को आगे होना चाहिए था, माइनिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, वो सब में लोग आगे हैं नहीं। लोग किस चीज़ में आगे हैं, एग्रीकल्चर, और वहाँ पे लैंड अच्छा है नहीं। और सर्विसेज में अगर हम देखें तो ये देखिए 33%।
और इनकी हम अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो इनकी एक्सपोर्ट है लगभग 9 बिलियन, इतनी कम इनकी एक्सपोर्ट है। और इनका जो मेजर एक्सपोर्ट है वो है गोल्ड, डायमंड, कॉपर, कोबाल्ट, जिंक और जैसे इंपॉर्टेंट मेटल सब है, यही सब ये एक्सपोर्ट करते हैं। और आप लोग को ये पता होगा कि चाइना ने एक डील साइन की थी सितंबर 2007 में। उन्होंने 9 बिलियन का लोन दिया था किसको, डीआरसी को। और इन्होंने उनके कॉपर और जो कोबाल्ट है राइट उन्होंने लिया था कि कुछ साल के लिए इन्होंने इनके जो कॉपर और कोबाल्ट के जो माइनिंग है उन पर इनका हक होगा। तो इसीलिए इनका जो मेन एक्सपोर्टर है वो देखिए चाइना है, फिर जाम्बिया, फिर बेल्जियम, यूनाइटेड किंगडम। और ये जो इंपोर्ट करता है ये लगभग 9 बिलियन के आसपास है। और ये क्या इंपोर्ट करता है, मशीनरी, ट्रांसपोर्टेशन, फ्यूल। और जैसे हम लोग के जो मारुति गाड़ी हैं वो अफ्रीका में बहुत फेमस है। तो देखिए इनके जो इंपोर्ट पार्टनर है वो है साउथ अफ्रीका, चाइना, बेल्जियम, जिम्बाब्वे, फ्रांस। तो ये सब इनके इंपोर्ट जहाँ करते हैं वो तो अगर मैं रिसोर्सेज की बात करें तो कॉन्गो जैसा रिसोर्सफुल देश शायद ही दुनिया में कोई होगा। यहाँ पे हर तरह के मिनरल पाए जाते हैं जैसे डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, कोबाल्ट, कॉपर। ये सब बहुत ही लार्ज स्केल में यहाँ पाए जाते हैं। अगर कुछ रिपोर्ट बताते हैं कि अगर हम एस्टिमेट करें तो यहाँ 22 ट्रिलियन, देख पा रहे हैं ये अमाउंट इतना ज़्यादा है कि आप इससे कम से कम 150 रिलायंस कंपनी खड़ा कर सकते हैं। तो इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इकोनॉमी बन सकती है किसकी, डीआरसी की। लेकिन यहाँ के लोग क्या करते हैं, सिविल वॉर, एक दूसरे से लड़ते हैं, रिलीजन पे झगड़ा करते हैं। तो ये कैसे बढ़ेगा देश, कैसे डेवलपमेंट होगा। अगर ऐसे ही चलते रहा तो ये देश दूसरे देश के अधीन ही रहेगा हमेशा, और ये बस बेचते रहेगा अपना सामान, दूसरे देश ने लूटते रहेंगे। इसीलिए ये देश आज तक ग्रोथ नहीं कर पाया है और दुनिया के गरीब देशों में ये गिना जाता है। अगर ये अपने आप को अच्छी तरीके से डेवलप करता, अपनी मशीनरी डेवलप करता, रिसोर्स को यूज़ कर पाता, तो सोचिए आज ये डीआरसी कहाँ होता। और इसी के वजह से जो बड़े बड़े देश जैसे यूएस, चाइना, ये लोग, इनकी नज़र है इन देशों पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मिनरल हैं, कोबाल्ट जो कि हम लोग कंप्यूटर में यूज़ करते हैं। इसी के वजह से चाइना इतना ज़्यादा अट्रैक्ट है अफ्रीकन नेशन की तरफ, क्योंकि आपको पता होगा कि चाइना कितना इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाता है। हम भी बहुत सारे इंपोर्ट करते हैं, कोबाल्ट, जिंक और भी बहुत कुछ हम लोग इंपोर्ट करते हैं इस देश। यहाँ पे इलीगल माइनिंग बहुत ही बड़े पैमाने में होती है। यहाँ जो माफिया है जो कि ये सब ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, वो बड़े बड़े देशों को ब्लैक मार्केट में ये सब बेच देते हैं बहुत ही सस्ता दाम में, जैसे कि इंडिया और भी चाइना, यूएस, ये सब देशों को सस्ते रेट में बेच देते हैं। और इन माफिया को इन्हें बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा मिलता है। तो ये जब माइनिंग करवाते हैं तो ये छोटे छोटे बच्चे, फिर जो औरत होते हैं, उन लोगों को काम में लगवाते हैं। पूरे दिन 24 घंटा इन लोगों को गर्मी में उस खदान में रहना पड़ता है, इतनी गर्मी में। तो आप सोच सकते हैं कितनी प्रॉब्लम होती होगी वहाँ के लोगों को जब ये काम करते हैं इसके अंदर। तो ऐसी बहुत सारी पिक्चर्स आप लोगों को देखने मिलेगी जब 5 साल के छोटे छोटे बच्चे माइन के अंदर जा रहे हैं और वहाँ पे वो हाथ में वो जो जहरीले ओर्स होते हैं उन लोगों को पकड़ रहे हैं हाथ में और फिर ऐसे बाहर निकाल रहे हैं। तो ये बहुत ही बुरी हालत है वहाँ के डीआरसी के लोगों के लिए। तो अगर हम इंडिया और डीआरसी के रिलेशन की बात करें तो हम लोग बहुत फ्रेंडली कंट्री हैं। हम लोग सारे अफ्रीका देशों के साथ बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन बना के रखते हैं। और इंडिया वो पहला देश है जिन्होंने डिप्लोमेटिक मिशन किनशासा में किया था। तो इंडिया एक बहुत ही फ्रेंडली नेशन है डीआरसी, क्योंकि डीआरसी हमें बहुत ही ज़्यादा खनिज पदार्थ जैसे कि गोल्ड, डायमंड हमें एक्सपोर्ट करता है। और बेसिकली कोबाल्ट जो कंप्यूटर में होता है वो भी बहुत ही लार्ज स्केल में हमें एक्सपोर्ट करता है। इसीलिए हम लोग भी बहुत अच्छे रिलेशन बना के रखते हैं डीआरसी के साथ। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंडिया ने 1962 में जब यहाँ रेबिलियन चल रहा था कटंगा में, तो इंडिया ने यूएन की तरफ से अपना पीस कीपिंग फोर्स भेजा था इंडिया के सोल्जर्स को यहाँ पे शांति कायम करने के लिए। तो ये थी इंडिया और डीआरसी की रिलेशन जो कि बहुत ही अच्छी है। और आगे भी हम लोग ये रिलेशन बहुत ही अच्छा बना के रखना चाहेंगे, क्योंकि हमें मिनरल तो हमेशा ही चाहिए। अपने जो इंडस्ट्री है और जैसे
आईटी इंडस्ट्री उन लोग को सेटिस्फाई करने के लिए, उन्हें उनके जो डिमांड है वो पूरा करने के लिए। तो मैंने आपसे पूछा था वीडियो के स्टार्टिंग में कि विच लेक इज़ फाउंड इन डीआरसी, इनमें से कौन सा लेक डीआरसी में पाया जाता था। तो आपको इसका आंसर बताना था और इसका आंसर है ऑप्शन 2 लेक टुम्बा। तो लेक टुम्बा जो कि डीआरसी में पाया जाता है। तो यहाँ आप देख पा रहे, ये देखिए मैप में यहाँ पे है लेक टुम्बा। तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेक है जिसकी एरिया है 765 किलोमीटर स्क्वायर। तो आपको सब कुछ डीआरसी के बारे में पता चल गया होगा। मैंने इसका हिस्ट्री सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से कवर कर लिया है। तो आपको मुझे लगता नहीं है कि आपको कोई भी इससे रिलेटेड और डाउट होगी और इस कंट्री के बारे में आपको कुछ जानने की ज़रूरत है। थैंक यू।